नहीं चल रहे भाई, एसी फैन चला दो प्लीज। ऑफ है। चार्जर किस मान ने लगा रखा है? वो ऑन ही नहीं है। ऑन नहीं किया था, क्या मतलब है? मतलब मेरे को लग रहा है वो कॉमन है एक ऑन करने वाला। सॉकेट्स दो होंगे तो वायरिंग एक में कर रखी होगी ना। इंटेलिजेंट पीपल। आई वुड से जुगाड़िया पीपल है। हाँ जी भाई, ऑडिबल यस और नो? ठीक, चलो रजिस्ट्रेशन। कुछ दिया था पढ़ने को? क्या पढ़ा है? ठीक है। कितनी छुट्टियां थी? फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे थर्सडे तो नहीं आई? आई थी ना मैं थर्सडे? नहीं आई थी क्या? आई थी ना? आई थी। तुम नहीं आए थे। कोई बात नहीं, कहीं और बिजी होते हैं थर्सडे को लोग। 17 तारीख तो पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं लोग। ना पार्टी ना कुछ। तो भी सो ही रहा था। 17 वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना? जितने भी 17 बॉर्न है, कितने हैं भाई? 17 पीपल लाइक। दो तो जानती हूँ मैं। हाँ 8। मुलांक 8 आई वुड से। एनीवन। 6 वाले तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तुम्हें नहीं पता है? बहुत स्पेसिफिक। 6। आई मीन द 15। यस ऑफ कोर्स है। हाँ बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे ट्रेड्स मिलते हैं बिल्कुल 8 के हिसाब से। ट्रेड्स इंडिविजुअली, आपस में नहीं मिलवाने। इंडिविजुअली। आपस में मिलवा के क्या करना है? हाँ मेरे को पता है। इंडिविजुअली तुम लोग अलग अलग हो, बस जो ट्रेड्स है ना, कुछ ट्रेड्स वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। सारे ट्रेड्स सारों सारों के पास थोड़ा ना होते हैं। फिर तो वो नहीं हो जाता है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की हाँ जी अब तो ये वाले तो यही होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉन एग्रेसिव इन नेचर, है ना, एंड देयर आर सर्टेन पीपल वेरी एग्रेसिव इन नेचर। मतलब 17 की यही दो नमूने, और कोई नहीं है हमारे इधर। हाँ सेम। देख लो बच्चे शर्माते हैं, अपने बर्थडे नहीं यहाँ पे सेलिब्रेट करते, है ना? केक मंगा देती हूँ सबका, जिसका गया अक्टूबर में और जिसका आने वाला है। बोलो तुम, काटने वाले बनो बस तुम सारे। किसका आ रहा है अक्टूबर में अभी? एनीवन? थर्सडे 24। अरे वाह, गुड। हाँ जी। 6 नंबर, वेरी गुड। 6 number people are very nice people. Self praise is no recommendation, but at certain point of time you require it for your self motivation. और anyone जिसका अक्टूबर में चला गया? 8 अक्टूबर, सी न्यूमरोलॉजी 8। ठीक है। अक्टूबर 6। 6 8 ही हो रहे हैं आजकल, क्या बात। हाँ है ना, मतलब होगी ऐसे मेजोरिटी। 6 भी हो गए और 8 भी हो गए। और किसी का अक्टूबर में तो नहीं है? ठीक है, फिर लास्ट डे पे हम सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली भी सेलिब्रेट कर लेंगे, जिनके चले गए और जिनके आएंगे दिवाली तक सब सेलिब्रेट कर लेंगे, राइट? है ना, उस दिन करेंगे हम थर्सडे को। अच्छा सा केक लेके आएंगे हम, एंड देन विल सेलिब्रेट। सब लोग इकट्ठे यहाँ पे केक कट करेंगे। ठीक है। और मैडम का तो है ही है वैसे भी उस दिन, ना ना, लेके तो हम आएंगे। लेके तो हम आएंगे आपके लिए केक। आप क्यों लाओगे? वो ड्यूटी इसकी लगाऊंगी ऑर्डर करने के लिए, बिकॉज हर टेस्ट इज रियली गुड। ठीक है ना? बस तो याद रखियो निवेदिता, है ना? बस अब थोड़ा थोड़ा ह्यूज साइज, बट यू हैव टू टेल मी द प्राइस। दिस इज फ्रॉम माय साइड। नो 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 नो, देन आई विल नॉट। फिर मैं कट नहीं करूंगी।
ना करवाऊंगी है, फिर पढ़ेंगे। अब ये देख लो तुम, क्या हो रहा हाथ पे। आने दे, बस आने दे, उसी टाइम पे करेंगे। वो कहाँ है मैडम? मैडम है, फोन को ना ऐसे रखना, फोन साइलेंट पे है, बजेगा तो पता नहीं चलेगा। साइलेंट पे है? साइलेंट में नहीं है, साइलेंट कर ले फिर, वाइब्रेट नहीं होगा ये। पार्ट 6 पढ़ लिया था हमने, पार्ट 7 भी हो गया था, 8 भी हो गया था आई थिंक, है ना? 10 करना है ना आज हमने, बोला था टीपीए का बैराट लेके आने को साथ में, बोला था। मनवीर सर, टीपीए का 48 सेक्शन निकालेंगे। आप बहुत दिनों बाद आए, मनवीर के पीछे जो बैठे हैं आप, डेमो हैं या स्टूडेंट हैं? ऑनलाइन लगाते हो आप? क्या नाम है? हरप्रीत। 18 अक्टूबर। आज क्या है? जा चुका है। रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ, नो मीन्स व्हाट? दिसंबर, ओहो वो तो बहुत दूर है, वो तब तक तो वापस आ जाएंगे हम दिवाली के बाद, तब मनाएंगे। योर नंबर इज 9 नॉट 8। चलो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। अच्छा लड़ो मत। 47 सेक्शन जो है वहां से हम शुरू करेंगे पार्ट 10। पार्ट 10 आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 10 में 47 हमने तब भी पढ़ा था जब आपकी एग्जीक्यूशन 23 को रेफरेंस में लिया था मैंने, कि अगर आज टाइटल डीड्स हैं, अग्रीमेंट टू सेल बना है और आपने जाके विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है, और अगर वो रजिस्टर हो जाता है डॉक्यूमेंट, इट विल अप्लाई फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, बैक डेट से लगेगा। सो दिस इज व्हाट 47 टेल्स यू। 47 says time from which the registered document operates. A registered document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration. So I hope it is clear that registered document will operate from the date of its execution and not from the date of its registration. डिफरेंस ये है, आज सेल डीड डॉक्यूमेंट्स बने, ट्रांसफरी के पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बन गया, अग्रीमेंट टू सेल बन गया। आज से 4 महीने के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। से ऑन 4th मंथ जब कंप्लीट हो रहा था उस टाइम पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, उस दिन से आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर माना जाएगा, कि वो जो पिछले 4 महीने में जब अग्रीमेंट बना था तब से माना जाएगा। ये क्या कह रहा है फिर? ये कह रहा है बच्चे, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, रादर फ्रॉम द डेट व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड। डेट हमेशा बैक डेट वाली लगती है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे सिर्फ ये आता है कि रजिस्ट्रार ने एंट्री डाल ली, लेकिन जो एग्जीक्यूशन डेट होती है वो पुराने वाली डेट ही होती है। मींस इट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यस, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। कि आज रजिस्टर हुआ, आज की डेट नहीं आएगी, पिछली डेट आएगी जो भी है। बच्चे अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? उसमें क्या क्या डालते हो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, क्या क्या इंक्लूड होता है? हाँ, प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन आती है, कागजात लगे होते हैं, टाइटल डीड्स होती हैं, है ना? हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरती है, उसके बाद वो रजिस्ट्रार पे अप्लाई करेगा ऑनलाइन, होगा। जब रजिस्ट्रार उसकी रजिस्टर कर देगा उस दिन से मानी जाएगी कि पिछली डेट से मानी जाएगी? बस वही तो बोल रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रीवियस डेट, यस, ओरिजिनल डेट, यस, 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 इट्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक, जो हमेशा पिछली बैक डेट पे ही वो जाएगा ही जाएगा, वो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई नहीं करेगा।
इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद 48, 49 वी ऑलरेडी कवर्ड, 47 पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 48 इसमें और 48 टीपीए, 48 टीपीए बात करता है रूल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है? रूल ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है? सपोज करो मैं एक ऑनर हूं प्रॉपर्टी की, ठीक है? आई कैन मॉर्गेज माई प्रॉपर्टी टू सेवरल पर्सन्स, ऐसा तो है नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन को मॉर्गेज कर सकती हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मैं मॉर्गेज सेवरल पर्सन्स को कर सकती हूँ। सपोज करो मैंने एक मॉर्गेज इसको की, देन सेकंड उसको की, थर्ड इनको कर, 3 मॉर्गेजेस सेम प्रॉपर्टी की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई वुड से लाइफ एस्टेट इन हर फेवर एंड देन द एब्सोल्यूट ओनरशिप टू हर फेवर, इन हर फेवर। अगर ऐसा कुछ भी किया तो पहले प्रायोरिटी चलेगी ना बच्चे, विच मीन्स पहले लाइफ एस्टेट पूरी की पूरी होगी सेटल, लाइफ एस्टेट के बाद देन फिर जाएगी प्रॉपर्टी उसके पास। जैसे आप सेक्शन 13 अगर पढ़ते हो टीपीए का, तो वो ये बोलता है कि अनबॉर्न चाइल्ड को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसको अगर ट्रांसफर होनी है तो पहले लाइफ एंड ट्रस्ट क्रिएट करो, फिर आप एब्सोल्युटली उसको ट्रांसफर कर सकते। इन द सेम वे मैंने एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार ट्रांसफर कर दी। अब प्रायोरिटी का रूल क्या है कि जिसकी पहली उसको पहली प्रेफरेंस, बाद में सेकंड दूसरे को प्रेफरेंस। बट रिमेंबर दैट 53A पार्ट परफॉर्मेंस इन 17(1)A, जहां पे हमने पहले प्रॉपर्टी में इनको पोजेशन में डाल दिया था, पोजेशन में डालने के बाद एज फार एज 53 इज कंसर्न रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड शी कैन क्लेम कि जी अब इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डालो, मैम को कहो। बट ड्यूरिंग दैट टेन्योर मैंने इनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू वो प्रॉपर्टी सेल कर दी एंड द डॉक्यूमेंट गेट्स रजिस्टर्ड, who will have preference? She will have preference, right? So 48 TPA says she will have preference, but 48 Registration Act says she will have preference. Why? Because rule of priority here will not apply. We will see the registered document here. तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वही चीज प्रूविंग के ऊपर आएगी और वहीं पे उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इज दिस क्लियर? Now I'm reading 48 here, then Manveer will read 48 TP, right? Registered document relating to property when to take effect against oral agreements. जो 53A हुआ था बच्चे, even though it was in writing, बट हमने 49C को प्रेफरेंस दी थी समवेयर, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ कहते हैं एक ओरल एविडेंस है, मींस एक ओरल अग्रीमेंट है, एक रिटन अग्रीमेंट है, कौन से को प्रेफरेंस दोगे? रिटन। Then they say all non-testamentary documents duly registered, अंडरलाइन duly registered, मतलब वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं जो ड्यूली रजिस्टर होंगे अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू एनी प्रॉपर्टी, अंडरलाइन दैट वर्ड एनी प्रॉपर्टी, विच मीन्स मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, shall take effect against any order, agreement or declaration relating to such property unless where the agreement or declaration has been accompanied or followed by the delivery of possession, and the same constitutes a valid transfer under any law for the time being in force. किसी भी लॉ में एक सेल वैलिड ट्रांसफर मानी जानी चाहिए। वैलिड ट्रांसफर कैसे होती है बच्चे? इफ इट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, then the property is more than 100 rupees, you should require it 17 के हिसाब से, that registration is required. If that property is again immovable property but the value is less than 100, you just require the delivery. CPC में ये चीज मेंशन है कि just by giving the delivery, delivery का मतलब ये नहीं कि आप ये लैंड उठाओगे उसको हैंड ओवर करोगे, इसका मतलब ये आप उसके डॉक्यूमेंट्स में कीज वगैरह या कोई भी चीज उसको हैंड ओवर करो। सो कोई भी इफेक्ट ऑफ डिलीवरी जिसमें हम उसको पोजेशन में डाल देते हैं और वो एज पर लॉ ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर मानी गई है, तो वो वैलिड होगा। बट कौन सा? ओरल अग्रीमेंट के ऊपर प्रेसिडेंस किसको देंगे हम? रिटन अग्रीमेंट को देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, provided that a mortgage as defined in section 58 TPA shall take effect against any mortgage deed subsequently executed and registered which relates to the same property. Same property. प्रोवाइजो क्या कहता है कि मॉर्गेज हमेशा सब्सिक्वेंटली वाले पे नहीं चलेगी, वो रूल ऑफ प्रायोरिटी पे चलेगी। उसका रीजन है, अगर आप लोगों ने टीपीए पढ़ा हो, देयर आर 2 थियोरीज, फोरक्लोज डाउन एंड रिडीमिंग अप थ्योरी। सुनी है कभी? या चलो वो भी नहीं सुनी, सिंपल सी चीज, अभी मॉर्गेज पे आ रही थी मैं यहाँ पे, आई हैव दिस एक्स प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू से अराउंड 1 CR है, मैंने नाम भूल गई, वंशिका से 50 लाख रुपीस दिए अगेंस्ट द सेम प्रॉपर्टी, मेरी एक मॉर्गेज डीड बनी, प्रिंसिपल सम इंटरेस्ट सब कुछ 50 लाख में था,
स्टिल आई हैव 50 लाख जिसके ऊपर मैं ले सकती हूँ। तनु तनु से 25 लाख रुपीस मैंने लिए और उसके बाद मैंने इसको भी वही सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज प्रोवाइड की। मॉर्गेज डीड बनी 25 लाख, देन गुरसिमरन 25 लाख, सेम मॉर्गेज हुई है। अब इस केस में सपोज करो मैंने गुरसिमरन के साथ जो प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से करा बाय चांस, या एक रिटन, वैसे तो मॉर्गेज डीड है तो ध्यान रखना एज फार एज 58 टीपीए इज कंसर्न वो हमेशा इन राइटिंग होगी, वो बिना राइटिंग के बन ही नहीं सकती। जब भी आप प्रॉपर्टी रहन करते हो वो राइटिंग में आएगी, डीड बनेगी बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट रखा जाएगा। बट सपोज नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने वहां रजिस्टर करा ली, इन दोनों के साथ रजिस्टर नहीं करा। अब इस केस में क्या होता है, तो नाउ व्हाट शी वांट्स टू से, शी वांट्स टू एक्ट स्मार्ट एंड शी सेज कि मैम एक काम करो, आपको मैं 50 लाख देती हूँ, आप इसके क्या कहते हैं तनीश वंशिका के पैसे जो हैं वो दे दो। अब होगा क्या, गुरसिमरन वांट्स टू प्ले स्मार्ट कि ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगी। इसकी पोजीशन पे आने के बाद ये क्या करेगी कि जी इसके 50 प्लस मेरे 25, आप सबसे पहले 75 मुझे दे दो, तन्नू को पीछे छोड़ दो, मीन्स तन्नू थर्ड पोजीशन पे चली गई। दैट इज नॉट अलाउड। ये होती है रिडीमिंग अप और फोरक्लोजिंग डाउन थ्योरीज जो टीपीए में, वो अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसने वंशिका के पैसे दिए हैं तो अप टिल 50 लाख सबसे पहले मैं गुरसिमरन के वो दूंगी, बिकॉज इसके साथ मैंने रिडीम कर लिया। उसके बाद तन्नू के 25, देन उसके 25, इन दैट कैपेसिटी। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां पे रूल ऑफ प्रायोरिटी जो है वही लगेगा, उसके ऊपर कोई भी रिटन अग्रीमेंट विल नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर दी अदर अग्रीमेंट्स। समझ में आया? प्रिवाइजो तो ये कह रहा है। अब एक बार टीपीए का 48 सेक्शन पढ़ो। That will be subject to the rights previously created, which means subjection clause आ गया। पहले क्या प्रेफरेंस मिलेगी, जो फर्स्ट नंबर पे आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा नहीं कि फोर्थ पहले ले जाएगा और सेकंड थर्ड और फर्स्ट पीछे रह जाए। समझ में आया? ये रूल टीपीए का जो मैंने मॉर्गेज के साथ समझाया प्रिवाइजो के साथ एप्टली एप्लीकेबल है। Proviso of Section 48 Registration Act and 48 of TPA is one and the same thing. They are talking about the similar things. But आपका जो 48 का मेन पार्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका ओरल है और एक आपका रजिस्टर्ड है, सो कौन से को प्रेसिडेंस देंगे? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को प्रेसिडेंट देंगे। समझ में आ गया? 48 49 हमने ऑलरेडी कर लिया था आपके साथ। हाँ जी बच्चा, कौन सी वाली? मॉर्गेज वाली। मॉर्गेज का ये पहले 50 लाख वंशिका से लिए, 25 लाख तन्नू से, 25 लाख गुरसिमरन से, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी विद इंटरेस्ट सब मिला के मैंने ले ली। ले सकती हूँ, इतना अमाउंट है। अब हुआ क्या, गुरसिमरन कहती है कि मैम ऐसा करो वंशिका के 50 लाख आप दे दो। थर्ड नंबर पे है गुरसिमरन, वंशिका फर्स्ट नंबर पे। अब मैंने 50 लाख गुरसिमरन ने मुझे दिए, इन टोटल इसके कितने हो गए देने वाले? 75, है ना? मैंने ये दे दिए, ये रिलीज होगी। नाउ शी सेज कि मैम अब वंशिका की पोजीशन पे आप मुझे रख लो कि जब भी आप ऐसे दोगे, अब इन टोटल आप 75 दोगे मुझे और तन्नू बाद में जाएगी 25। वो नहीं हो सकता। ओनली अप टिल 50 लाख गुरसिमरन मुझसे क्लेम कर सकती है, और अपने 25 लाख वो तभी क्लेम करेगी जब फर्स्ट प्रेफरेंस तन्नू की होगी, देन गुरसिमरन की आएगी। दैट इज रूल ऑफ प्रायोरिटी। 25 तो पहले ही ले लिए थे ना, 50 इसके खत्म करने के लिए लिए। आ तो गई, लेकिन 25 लाख के लिए क्यों आएगी? 25 लाख से पहले तो प्रेफरेंस तन्नू को दूंगी ना, मैं 50 दूंगी मैं जरूर वंशिका के जो दिए। बस वो बाहर होगी, उसकी जगह पे गुरसिमरन आ गई। अब गुरसिमरन को पहली प्रेफरेंस इसकी थी ना, वंशिका की। वंशिका वाला अमाउंट ही तो गुरसिमरन को दूंगी ना, तो 50 ही तो दूंगी, फिर 75 क्यों दूंगी? आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास थोड़ा इसको 2 बार सुनने की कोशिश कर लेक्चर्स को।
रजिस्टर की जरूरत नहीं होती। वहां पे अलग अलग मॉर्गेजेस हैं बच्चे, उन मॉर्गेजेस को जब हम 58 में पढ़ते हैं तो कुछ जगहों पे, अब कई बार ऐसे होती है आपकी एक ऐसी मॉर्गेज है बाय कंडीशनल सेल है, सो इट सीम्स लाइक अ सेल बट इट इज अ मॉर्गेज। एंड डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स में क्या होता है, जैसे आप बैंक में एज ए गारंटी आप देते हो, अब उसके अंदर तो ट्राई पार्टे बनने लग गया। पहले क्या था, अगर सपोज दो ही है तो उसमें आप टाइटल डीड्स डिपॉजिट करा देते थे, वो आप रिडीम कर लेते थे बाद में पैसे देके, तो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मॉर्गेज में तो बच्चे प्रायोरिटी चल रही है, ये तो प्रोवाइजो भी कह रहा है, मॉर्गेज में 1 2 3 चल रहा है, बट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की केसेस में अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेजेस में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रोवाइड। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद आप नेक्स्ट पे, दैट इज योर 50 सेक्शन। Certain registered documents relating to land to take effect against unregistered documents. ये एक नॉर्मल रूल है। मेरे पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सेम लैंड का है। मैं तुम्हारे कोर्ट में आई और कह रही हूँ कि जी देखो ये लैंड मेरा है, मेरे पास ये अग्रीमेंट टू सेल है और इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, मैं इसकी पोजेशन में भी रहती हूँ। दूसरा बंदा जो है, सपोज मयंक आ रहा है कोर्ट में और वो ये कह रहा है कि देखो मेरे पास इसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, डीड है मेरे पास, ये रजिस्टर्ड डीड, और इस नाते ये मैं इसका एब्सोल्यूट ऑनर बनता हूँ। किसकी प्रेफरेंस में और किसकी फेवर में डिसाइड करोगे? तेरे फेवर में, ठीक है, मयंक के फेवर में डिसाइड करोगे एज अ कोर्ट। क्यों करोगे? बिकॉज द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड that document requires compulsory registration. If that document does not require registration, then फिर मेरी प्रेफरेंस। ठीक है, क्लियर है ये? 50 को पढ़ो अपने आप लाउडली, एनीवन, गर्ल्स। हाँ जी, आया ये समझ में सबको? नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी, आया कि नहीं आया समझ में? यस और नो? नो, nothing in subsection 1 of section 50 applies to leases which are exempted। कौन सी exempted है बच्चे? Less than a year exempted है ना रजिस्ट्रेशन के लिए। और to any document mentioned in subsection 2 of 17। subsection 2 of 17 में सारे compulsory registration तो कोई नहीं है ना, optional है। और टू एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच हैड नॉट प्रायोरिटी अंडर द लॉ, मतलब जिसको हमने रूल ऑफ प्रायोरिटी में रखा ही नहीं, उसके ऊपर ये चीजें लगेंगी नहीं। फिर उसके ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल 1 2 3 4 करके लगेंगे आपके, वहीं पे आपके रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सेम फुटिंग पे रखे जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? was in place and at that time and at which such unregistered document was executed। unregistered means which is not registered as per any of the earlier enactments related to registration। that is not relevant here for us। only thing which is relevant here is section 50 का पहला पार्ट कि कुछ documents को हम preference देंगे, बाकी documents को हम preference नहीं देंगे, only with reference to your PT point of view। ठीक है, आपको सिर्फ मेंस में जो इस पे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 47 48 49 17 18 के ऊपर, 23 23 ए एंड 25 के ऊपर।
या लास्ट में जो भी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस 77 के आसपास रिफ्यूजल सूट डल सकता है या नहीं। इसके अलावा मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। जो जजमेंट्स हैं जब हम वो डिस्कस करेंगे उस जजमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस आते कैसे। Probably the chances are that the Punjab judiciary is little postponed. Little postponed here means by the end of this year or maybe starting of next year you'll get a notification. So before that ADA is coming. ADA UT, we've heard about the same, and ADA Punjab is coming maybe by end of this year. So before judiciary, ADA will be coming, right? Rajasthan again will be coming in the mid of 2025. So 2025 again will be the best year for you to grab the opportunities. Please, it's a request from my side. I know you have certain preferences related to states. No problem. But fill all the exams related to judiciary. First, focus on becoming a judge, then your own state. If you became a judge in your own state, that's nothing like it. But still, all the exams. ठीक है? Eligibility हो जाएगी. मई के बाद दिल्ली आएगा, मई के बाद दिल्ली आएगा, राजस्थान आएगा, डोंट वरी, हरियाणा आ जाएगा। जब तक तुम रेडी होगी सारी प्रोसेस में 2026 हरियाणा विल बी देयर। ठीक है। हिमाचल, हिमाचल आफ्टर से जब से वो दैट पैंडेमिक हैज हैपेंड देयर, आई थिंक उसके बाद से वो सर्टेन नहीं हुआ। इवन आई वुड से कोविड के बाद से सर्टेनिटी नहीं है, बट अदरवाइज हिमाचल का हमेशा मार्च में एग्जाम होता था। दिस स्टेट वाज वन सच स्टेट जो पर्टिकुलर थी अपने एक चीज को लेकर। मार्च में एग्जाम है पीटी, एंड आपका मई में आई थिंक मेंस, अप्रैल मई में मेंस है, एंड देन बाय द एंड ऑफ सितंबर रिजल्ट्स वुड बी आउट। And one such good state for those who belong to Himachal, promotions are very good, very good. Only specifically for those who are from Himachal. उनके लिए बच्चे, उसके लिए जीके के लिए आपको अरिहंत या ल्यूसेंट, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी आती है, उसके अंदर आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब आता है, तो वो आपको वहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वो आपको गाइडेंस वहीं से मिलेगी, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। ल्यूसेंट है तो दैट इज सफिशिएंट, अदरवाइज अरिहंत ल्यूसेंट कोई भी एक। नो आइडिया निधि, डीडीए का नहीं पता, मे बी शायद एडीए के साथ ही आ जाए, कांट से। तो डीडीए की अभी कोई चीज ऐसा सुनने में नहीं आई है। Why don't you go for these ADJs? I think आपकी एज होने वाली होगी और एक्सपीरियंस भी होने वाला होगा। Forget about हरियाणा पंजाब ना, उसमें तो किसी की भी एलिजिबिलिटी नहीं बन सकती अपार्ट फ्रॉम हरियाणा पंजाब। There are a number of states where you can appear. Other states also, you don't have any cases in your name, like maybe certain cases. And I'm saying Gujarat is a very good state. See, I'm telling you, coming on that part only. Gujarati के लिए there is one teacher I know. She teaches really well Gujarati. अगर आप वो कर लोगे, and it's easy. It's more like Hindi and similarity है. और इट्स अ गुड स्टेट। अभी इन्होंने चेंज किया, बिकॉज हुआ क्या था, एडीजेस के टाइम पे जब ये एग्जाम लेते थे हायर जुडिशरी का, तो वहां पे गुजराती वाज नॉट कंपल्सरी, इट वाज 20 मार्क का पेपर। वो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। फिर इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एडीजेस इन गुजरात वर आउटसाइड फ्रॉम द गुजरात, सो अब इन्होंने उसको कंपल्सरी कर दिया, बट इट्स एन ईजी एग्जाम। आई हैव हर्ड अबाउट दिस। यूके एंड हो करना है, एचपी करना है, ठीक है जी। एनीथिंग यू नीड जस्ट लेट अस नो। जीके के लिए आज से ही आप लोग मतलब अभी से ही फोकस करना शुरू कर दो। जीके इज टेक्निकल, वेरी टेक्निकल, एंड जीके एक ऐसी चीज है आप जितना पढ़ो उतना कम, क्योंकि वो नहीं समझ में आ सकता कहाँ से पूछे। ल्यूसेंट अरिहंत इज ओनली फॉर स्टैटिक जीके, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू गो इन फॉर लाइक अदर्स की कांस्टेंट जो है, उसके लिए तो फिर अभी आया ना आपकी द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड दिस जजमेंट विद रिगार्ड टू दिस एनआरसी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे।
कि लीगल माइग्रेंट्स हैं, दे शुड बी डिपोर्टेड बैक। वो सब आया है। यस, उत्तराखंड वगैरह में बच्चे, मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पहले यूपी वगैरह का सिलेबस देखा हुआ है हमने, बट वो थोड़ा अजीब। आई वुड नॉट से द लेवल इज डिफिकल्ट, बट द लेवल इज डिफरेंट, है ना। तो अगर आप उस स्टेट के फोकस की बात कर रहे हो तो इधर वाली स्टेट्स आपकी रह जाती है कुछ हद तक। आई थिंक वहां जूरिस्प्रूडेंस भी आता है। ओ, आई अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ा बहुत गर्ल्स को, बट आई वुड से कि जाओ। और अगर आप एलिजिबल होगे कभी भी एडीजे के लिए तो आप जरूर देना, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कुछ भी हो। दे लो, मेरे को क्या दिक्कत है, महाराष्ट्र दे लो। महाराष्ट्र देना दो, नहीं देना ना दो, दैट्स योर चॉइस। 35 years of age, 7 years of actual practice, last 3 years. Within this 7 years, you should have at least 50 number of cases in a year in your own personal name. That means पहला फर्स्ट वकालतनामे का नाम आपका, जजमेंट में ऑर्डर्स में नाम आपका। पंजाब एंड हरियाणा का तो ये रूल है जिसमें कोई एलिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है जी। Apart from Punjab, Haryana, there are certain other states. They require 10 number of judgments in your name, excluding the interlocutory orders, the compromise decrees and other. So it should be the judgments. और judgments में तुम्हारा पहला नाम। ठीक है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे यूपी उत्तराखंड, वो कहते हैं बंच केसेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, लाइक वाइज वी हैव डन बंच केसेस, तो हम ये लगा रहे हैं अगर एज अ वकालतनामा कि जी ये भी हमारा एक केस है, वो कहते हैं वी विल नॉट कंसिडर, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। उसको चैलेंज किया गया। सो वेराइटी ऑफ रीजंस आर देयर। पंजाब में सब मानते हैं जी, सब कुछ मानते हैं पंजाब हरियाणा वाले, बट वो कहते हैं जी 50 नंबर ऑफ केसेस के वकालत नाम में पहले इंडिपेंडेंट मींस इंडिविजुअली फर्स्ट नाम आपका होना चाहिए। वो कौन करेगा? होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी उन जगहों पे बैठे हों। 45, 45 is the maximum age limit for ADJ exam. Sorry. High court के लिए you should enter into the practice right now and you practice at least 10 years with good number of reputed cases. After that, you should practice again for 5-10 years and you should have someone in the high court who may be your father, father-in-law, mother, mother-in-law. Then you will be elevated to the high court for sure. That's the criteria. चलें आगे। डिफिकल्टी है, आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। देखो, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, इस प्रोफेशन में स्टेग्नेशन बहुत है। आप ये मत सोचना, हम सोचते थे पहले कि नहीं नहीं जेएमआईसी नहीं बने कोई बात नहीं, एडीजे तो है ही है ना, वो एडीजे ऑप्शन से हटा देना। बिकॉज एडीजे की जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो तुम लोग उस टाइम तक फेस ही नहीं कर पाओगे। यू आर हार्डली 25 एट द मैक्स, है ना। 10 साल पेशेंस नहीं रहती, ना परसिवरेंस रहती है ना पेशेंस रहती है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो वो 10 साल का फेज निकाल देंगे। कहते हैं ना बनवास है ये, जिसने निकाल दिया निकाल दिया, नहीं निकला तो गए। और उसके बाद अगले 10 साल, ये जरूरी थोड़ा ना कि 35 में होते ही बन जाओगे, वो अगले 10 साल का बनवास। सो इन टोटो राम जी ने तो बहुत कम बिताया था, तुम लोगों के 20 years हैं। So if that 20 years you can remain in that exile and you can think of कि हाँ जी now that is the result, and that to result पक्का नहीं है। उनके तो आते टाइम पे दिवाली सेलिब्रेट हुई थी, तुम लोग देखो तुम्हारे टाइम पे दिवाली होगी, जो भी होगा दैट इज ऑल योर। तो वो सोच समझ के लेना अपना डिसीजन, ठीक है ना। बाहर गोटे से ही जाते हैं, उसी में तो बोल रही हूँ। जो सर्विस वाला कोटा
एमआईसी हो, वो सीजीएम हो, वो डीजे हो, क्या फर्क पड़ता है? और क्या। आप बाहर अपना ऑरा ऐसा कैरी करो, दे विल बी थिंकिंग लाइक नो नो दे आर लाइक जस्टिसेस कमिंग फ्रॉम हाई कोर्ट। और क्या। समझ रहे हो तुम? तो इसलिए पढ़ लो। तुम्हें ये जो मोटिवेशन दी जा रही है ना, जो मजाक मजाक में ले रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी होगे अगर तुमने ये, मतलब एक एज है 27 के आसपास, 28 के बाद क्रॉस कर ली ना एज, और तब तक नहीं बने। क्या कह रहा है? क्या बोला? ये सुना नहीं। हाँ, मतलब 27-28 तक अगर तुम ये नहीं अचीव कर पाए तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। चलो, 51 पार्ट 11 है ना। कितनी गुरसिमरन पूरी टेंशन में आ चुकी है इस टाइम पे कि क्या करना है। ये तो अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, या जिनके पीछे लीगल बैकग्राउंड है वो समझते हैं। जिन लोगों का नया है ना, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान दो। इस टाइम पे अगर तुम रिजल्ट निकाल के देखोगे ना, पॉइंट पॉइंट नंबरों से बच्चे रहे हैं, पॉइंट नंबरों से बच्चे रहे हैं हरियाणा में। और अभी जिनका सील्ड है उनको देखो उनकी दिवाली कैसी जाएगी। 4 नवंबर को रिजल्ट, मतलब रिट का आएगा, और तब तक वो सील्ड कवर में है उनका रिजल्ट। तो सोचो, तुम्हारी हार्ट बीट खुद ही तेज होने लग जाएगी। तुम्हारा कोई एग्जाम है और रिजल्ट पेंडिंग है, दूसरों का आ चुका है, दे आर आइदर सेलिब्रेटिंग, दे आर आइदर मॉर्निंग अबाउट, बट तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। दैट एंजाइटी लेवल हिट्स यू। अभी तो उनका है जिनको मैं जानती हूँ, मुझे हिट कर रही है कि 4 तारीख को उनका क्या होगा। तो उनका तो सोचो क्या हो रहा होगा। ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लीज उसको कर लो। अब 51 से लेके 70 तक, देखो पहले ही पता चल जाता है इनको मैं क्या बोलने वाली हूँ। 70 तक आप एक बार खुद पढ़ोगे, जो डाउट्स होंगे वो मैं लूंगी। 72 से 71 से रादर आज हम ये स्टेज कवर अप कर लेंगे। ठीक है। ये लास्ट स्टेज है जिसको हमने कवर करके फिर मैं यहाँ पे आपको स्टेज ड्रॉ करूँ। उसके बाद केसेस। बाय थर्सडे दैट वुड बी योर लास्ट रिविजनल लेक्चर, जिसमें सब कुछ हम सिनॉप्साइज कर देंगे। 71 से जो पार्ट 12 है ना बच्चे, वो आपके प्रोसीजर की बात कर रहा है। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि आप लोग अपने टाइटल डीड्स प्लस सेल डीड को लेके रजिस्ट्रार पे गए थे। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जिस पे भी गए, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, क्या रेमेडी है तुम लोगों के पास अवेलेबल, उसके बारे में पार्ट 12 डील करता है। ठीक है। Either it may be the sub-registrar who has refused. So can we go into the registrar for making an appeal? Or can we file a suit also? Can we go in for other reasons also? Reasons stated हैं 71, 72 डिफरेंट वे में चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब हम आज 71 से पढ़ेंगे। ठीक है। 71 को पढ़ो पहले। मुस्कान, रीड 71। बस यही रुक जाना। वो कहते हैं सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट, मींस इस ग्राउंड पे 71 में रिफ्यूजल नहीं हो रहा। किस ग्राउंड पे? कि जी प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट्स इज नॉट सिचुएटेड विद इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट, व्हिच मींस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट, बट मैंने इस सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो डाल दिया। सब रजिस्ट्रार इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे 71 में रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है। एक्सेप्ट किसी और ग्राउंड पे जब वो रिफ्यूज करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा। कौन सी बुक में? बुक नंबर 2। रीजंस रिकॉर्ड करके एंडोर्स करेगा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। जो एप्लीकेशन हुई है, जो पर्सन एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, उसको बिना पेमेंट, बिना किसी डिले के एज इट इज वो कॉपी देगा विद रीजंस। मींस इवन एन ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार मस्ट बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, और वो वहां पे उसको कॉपी देगा। नेक्स्ट।
जो भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वहां पे वो एंडोर्स ना किया गया हो, अनलेस एंड अनटिल निचले वाले जो प्रोविजंस अभी हम डिस्कस करेंगे वहां पे उन्होंने डायरेक्ट कर रखा हो दैट रजिस्टर दिस डॉक्यूमेंट। अगर बच्चे ऊपर उसमें लिख ही दिया था वर्ड एंडोर्स्ड की रिजेक्टेड, फिर आप इसको रजिस्टर क्यों करोगे? तब तक नहीं करोगे जब तक आप इसकी इंक्वायरी नहीं कर लेते, और इंक्वायरी भी अब हम आगे इसी फर्दर प्रोविजंस में करेंगे, राइट? देन नेक्स्ट हरप्रीत 72 को रीड करिए। देखो 72 और 73 की मार्जिनल हेडिंग में डिफरेंस देखना। अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन, or 73 application to registrar not appeal where sub registrar refuses to register on ground of denial of execution। difference समझ में आ रहा है? So if the sub registrar has denied the registration on the ground of execution, will it be appeal or an application? An application to the registrar. Suppose if the sub registrar refuses to register the document on the ground other than the execution, what should be the remedy? Appeal. Appeal to the registrar। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अपील विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days। 30 days is the limitation period। Subsection 2। Today you have made an appeal to the registrar within a period of 30 days, right? And say on 25th of October, the registrar has passed an order regarding appeal to the sub-registrar to register the document. From till 30 days, within that 30 days time period, you should apply to the sub-registrar to register the same. And here, because appellate court ही मानेंगे हम इसको, उसका order है तो sub-registrar उसको obey करेगा। 30 दिन 2 बार आए हैं, किस किस के लिए आए हैं? पहला 30 दिन प्रेफरिंग ऑफ एन अपील, नेक्स्ट 30 days रजिस्टर कराने के लिए आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द एपलेट कोर्ट, दैट इज द रजिस्ट्रार। हाँ जी, जो बच्चे वो अपील उसके पास एज रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में आएगी, वैसे तो उस पर लगेगी नहीं, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देयर वुड बी बायसनेस, सो इट विल बी टू द अदर रजिस्ट्रार एंड इफ देयर इज हायर अथॉरिटी देन टू देम। ठीक है, इन केस दैट सिचुएशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट आ जाओ जी 73 के ऊपर। यस रूप 73। Anji, now what he has to do is, if suppose he has refused to register the document, then within 30 days from the order of refusal,
ये एप्लीकेशन किसको देगा? रजिस्ट्रार को. एंड देन द रजिस्ट्रार विल हैव टू सी आगे. Under which order, which rule the plaints needs to be verified. वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स कौन से ऑर्डर कौन से रूल में है? आई विल. श्योर हो? 14, रूल 14. ऑर्डर 6 है. रूल. हाँ बोलो बोलो, सब बोलो. जो वो कॉर्पोरियल पनिशमेंट सुना है तुम लोगों ने, वो एग्जाम्प्टेड आईपीसी में, पता है तुम्हें ये चीज? If it is for some benefit of the person, then the corporeal punishment given by the teacher to the students is exempted. What should I do with you? We've just completed Order 6. Only Vanchika knows it. That's Rule 15. What about others? I mean, मैं सिर्फ वंशिका को पढ़ाती हूँ, बाकी सबको मैं पढ़ाती नहीं है. तू डाइसी में ही रहेगा, वहां 50-50 करके आई हो, 4.5 नंबर कटवा के आएगा पंजाब में. 4 नंबर तो ऐसे गए, और पॉइंट 25 अलग से कटवा, 4.25 नंबर कटवा के आएगा. बोलो क्या करना है? एक सिंपल क्वेश्चन. और ये ना बिना कोचिंग के भी बच्चों को पता होता है. तुम तो कोचिंग ले रहे हो, थोड़ा सा तो मतलब ये लेवल इंप्रूव करो अपना. ऑर्डर 6 रूल 15 ऑन टिप्स होना चाहिए तुम लोगों को. कितनी बार पढ़ाया है मैंने? ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4 को क्या मैंने 2002 अमेंडमेंट के साथ डील विद नहीं किया है, जहां पे एफिडेविट साथ में लगाने. अगर इसके साथ रूल्स लिखने हो तुम्हें तो याद ही कुछ नहीं है. लिखो इसके साथ रेड विद ऑर्डर 6 रूल 15. फिर बोला क्यों नहीं? हाँ जी. एप्लीकेशन मस्ट बी इन राइटिंग. It should also be accompanied by an affidavit, and it should be verified in the same manner as the verification of plaints deals with. That is Order 6 Rule 15. क्या हुआ था पहले? 74. Yes, Ishika. And you, what is the procedure of registrar when he receives the application? What shall he do? You are the registrar. You tell me the procedure of 74. You people are the registrar. You have received an application in a writing regarding the order of refusal from the sub-registrar. What should be your procedure that you will opt for? 74 में लिखा है, वही बताना है. हाँ जी. In such case, and also where denial as aforesaid is made before a registrar, in respect of the document जो register होने के लिए present किया गया था, registrar क्या करेगा? Inquiry. What inquiry? That whether the document has been executed properly or not. Second, requirements of law with the time being in force has been complied with. Means अगर वहां पे registration act in force है तो वो, या कोई और laws in force है official notification से, तो क्या उसको complied with किया था या नहीं किया था? सबसे पहले तो यही है ना. आपके पास से any application has come up for, say for bond donation, ठीक है, या any amendment application has come up for. मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले आप क्या करोगे? Prudence, na, that whether that application is maintainable or not. So that is what they are saying, ki whether the document has been executed or not. 74 is the inquiry by whom? By the registrar. Next 75, honey, part 75. पहली चीज, रजिस्ट्रार को लगता है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड था, रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड विद थी, जब उसने इंक्वायरी की तो वो क्या ऑर्डर करेगा? दैट रजिस्टर द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट.
दैट मीन्स आज ऑर्डर पास कर दिया रजिस्ट्रार ने कि रजिस्टर करो, आज से 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई करोगे और वो सेम मैनर में जैसे 5960 में जो जो बुक्स में एंट्री करनी होगी उस हिसाब से रजिस्टर करेगा. क्लियर है? नेक्स्ट. 47 जैसा, which means it will relate back to the date of its execution as if it has been first presented. Fourth, Subjot. Anji, which means registrar will be considered for the purposes of inquiry or court, that is a civil court, and all the processes related to civil court uske saath saath hum follow karenge, which means summoning of the witnesses, calling them, enforcing the attendance of the witnesses. ये सारी चीजें हम यहाँ पे cover करेंगे. Clear है ये? हाँ जी, आप पूछो. हो गया क्लियर? क्या बात है. मतलब मैं ऐसे रोक लिया करूँ बीच में, फिर तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा. नाउ 76. 72 क्या था अब ये बताओ. अपील थी ना रजिस्ट्रार को. दैट मीन्स फर्दर अपील इज नॉट मेंटेनेबल. ठीक है. अब 76 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार. जब एक रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देगा कि नहीं जी हमने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना नहीं, एक्सेप्ट जहां पे उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, या वो डायरेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन 72 या 75 के हिसाब से, ही विल मेक एन ऑर्डर and record the reasons for such order in book number 2 on an application made by any person जो execute और claim कर रहा है without any unnecessary delay, and उसको कॉपी देगा. मीन्स जो चीज सब रजिस्ट्रार कर रहा था 71 में, रीजंस लिख के, रिफ्यूजल लिख के, और वो कॉपी दे रहा था, वो सेम चीज अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया तो वो भी सेम करेगा. और इसके बाद क्या अपील है? द आंसर इज नो. That means further appeal is not maintainable. Then what is the remedy? Can you file a civil suit? Civil suit can be filed. That is where 77 is provided. नहीं जी, सिविल सूट है. पढ़ो अब, यही रीजन आपका है 77 सेक्शन. अब रजिस्ट्रार ने 72 के हिसाब से रिफ्यूज कर दिया या 76 के हिसाब से रिफ्यूज कर दिया. 76 subsection 2 is a major provision which says that once an appeal has been heard by the registrar, there would not be any further appeal. What is the remedy available to an aggrieved person
to file a civil suit. That civil suit must be filed within 30 days. अब देखो लिमिटेशन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिविल सूट आपका नॉर्मल टाइम पीरियड भी 3 साल है, 30 डेज होता नहीं है वो, 30 डेज इज फॉर दी अपील, लास्ट के जो आर्टिकल्स हैं। अब ऐसे केसेस में यहाँ पे दे दिया क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन बन गया तो ये प्रिवेल करेगा एंड लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। सो इफ द रजिस्ट्रार मीन्स यू पीपल हैव रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर माय डॉक्यूमेंट, आई एम एन अग्रीव्ड पर्सन, आई विल बी फाइलिंग अ सूट विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ योर ऑर्डर। ठीक है, 30 डेज से मैंने इंस्टीट्यूट करना है सिविल सूट, लेकिन कहाँ करूंगी? सेक्शन 16 एंड 15 रिमेंबर, within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, या कोई part of the property is situated, वहां से जाके मैं सूट करूंगी। किस चीज के लिए सूट होगा? देखो इसमें लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है, a suit for a decree directing the document to be registered। मतलब अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछता है what would be the suit that you will be filing, whether that suit will be a declaration, you will say that the suit will be for the declaration rather for a direction, not a declaration, direction to be that the document should be registered। सो आप वो सूट इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन वहां पे ले रहे हो, कहाँ पे दोगे? सच ऑफिस में जहां पे ड्यूली प्रेजेंट होगा विद इन 30 days आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री। Then the provisions contained in subsection 2 and 3 of 75 के कौन से provisions थे आपके 2 and 3 के, कि अगर सूट में कोर्ट ने डिक्री पास कर दी कि जी हाँ जी इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करो, तो आपका रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार एज द केस में भी ओबे करेगा डिक्री को और वो रजिस्टर करेगा। और वो रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्ट लेगी? फ्रॉम द बैक डेट। तो वो लिखा है ना, शैल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटांडिस, मींस एज इट इज वो प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। प्रोसीजर समझ में आया? 77 तक है ना? 78 सॉरी, समझ में आया सबको? 78 से फीस है बच्चे, 81 82 पीटी के हिसाब से वो कई बार पूछ लेते हैं आपको। 81 82 में वो कहते हैं पेनाल्टी है अगर आपने इनकरेक्ट कोई एंडोर्स किया है, कोई कॉपी किया है, कोई ट्रांसलेशन या रजिस्ट्रेशन में कुछ भी ऐसा किया है, सो देयर मे बी the penalty which is punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or fine or both। whether it is cognizable non cognizable वो आपको देखना पड़ेगा 7 years के ऊपर। ठीक है, देन पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, जैसे 191 192 है ना आपका आईपीसी, यहाँ पे भी अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स कॉपीज देते हो, अबेटमेंट करते हो, फॉल्स पर्सोनेशन करते हो, पर्सोनेशन यू अंडरस्टैंड? यस यस, ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी ऐसा करते हो तो उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो भी 7 years और फाइन और बोथ। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपने 82 81 को। देन 83 registering officers may commence prosecutions। Prosecution for any offence under this act coming to the knowledge of a registering officer in his own official capacity may be commenced, may with the permission of the Inspector General, the registrar or sub-registrar in whose territories offence has been committed। So who is the appropriate authority to see the proceedings, whether actually may false personations or some false entries has been made? That is the registrar or the sub-registrar। Then 84 registering officers will be deemed to be the public servants। 21 में है आईपीसी के, सेम यहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं। रेस्ट, एक सेकंड बच्चे, रेस्ट मिसलेनियस पार्ट्स आर नॉट टू बी डन। 87 86 अभी हम पढ़ेंगे और ये हम डिस्कस करेंगे आज खत्म। इंस्पेक्टर जनरल कौन सी पोस्ट है? They are the persons who are appointed by the state government. They will be lower than the registrars and the sub-registrars in different capacity who are inspecting them। तो उन्हें वहाँ पे देखे भी होंगे। आज सच वो बैठे नहीं है, designated नहीं है कि वो इंस्पेक्टर जनरल रहेंगे वहाँ पे registrars। They are the officers of the state government sitting maybe in the secretariat and then they will be dealing with the revenue terms। वो अलग है बच्चे। रजिस्ट्रार के ADC and then DC अलग है, वो नीचे हैं बच्चे। जो इंस्पेक्टर्स हैं वो रजिस्ट्रार के डिफरेंट फुटिंग पे हैं, वो सेम फुटिंग पे उस हायरार्की में लेके क्यों जा रहा है? वहां जाके पूछ के आई हो जहाँ पे तू रेवेन्यू की टर्म्स करता है कि भैया इंस्पेक्टर्स को मिलवाओ जरा कौन। They are not the normal inspectors जो यहाँ चल रहे हैं। They are those officers who have been designated the duty of inspecting
द डॉक्यूमेंट्स जो बुक्स में एंट्री करते हैं, जो फायर प्रूफ बॉक्सेस में जाके कुछ भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कौन होते हैं? हाँ, फिर तो अभी क्या कह रही थी मैं? अभी मैंने क्या बोला? अभी इमीडिएट जाके पूछ के आई हो अब रजिस्टर। मिसलेनियस पढ़ी है अभी के अभी आप लोग। ठीक है, डिक्टेशन मैं आपको कल दूंगी, बट मिसलेनियस यहीं पे आप खत्म करिए अभी। एनीवन हु कैन रीड एंड एक्सप्लेन, वॉलंटियर्स। 85 से 90 तक है, एक एक करके वॉलंटियर्स एक्सप्लेन करो इसको। नहीं तो फिर मैं नाम लूंगी। या तो खुद वॉलेंटियर कर, जो अब इधर वाले तो पढ़ चुके एक बार, तो मैं हाँ हाँ जी। हम्म। रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप क्लेम करने नहीं हुए तो 2 साल तक उसको रखेंगे हम, 2 साल के बाद नहीं। हाँ, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ चुके हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप वो डॉक्यूमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होंगे, बट अदरवाइज दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ अगर कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। यस। 86 कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी, निवेदिता। वेरी गुड, दैट विल नॉट बी एंटरटेन। वेरी गुड। 87 कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी मैम। मतलब whatever decision he has taken during the tenure when he was a registrar, and later on it was found कि उसका appointment procedure में गड़बड़ थी, but that decision which he has taken will not be invalidated only on this ground. Very good. Yes, next madam, नाम भूल गई मैं इनके साथ जो बैठे हैं। साक्षी जी 88 कि नहीं? तमन्ना 88, subsection 1, then subsection 2 Gursimran, and subsection 3 Tanu. Hurry up. साक्षी 89 सबसेक्शन 1 पढ़ के समझाएगी, एंड शिवानी 89 सबसेक्शन 2। एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ऑफिशियल ट्रस्टी। क्या नहीं लगेगा? मतलब नॉन अपियरेंस है, एग्जम्प्टेड है ये पर्सन्स। Generally, the persons are exempted for coming before the registering officer to register in the office concerned. Next, किसका टर्न थी? If it is mentioned as per law, so they have to come before the court. Yes, Tanu. एटी 8 के हिसाब से there are certain persons who've been exempted not to come before the registering officer. In that case, if they are not coming, they can always connect the concerned authorities कि आप मेरे behalf पे जाओ और आप वहां पे जाके appearance करो if required. That is 88. Yes, 89 once actually. हाँ जी, sorry.
दोबारा. यस, किसका था सबसेक्शन 2? हाँ. कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स साथ में जो दूसरी दी गई है, कोलेटरल सिक्योरिटी है. क्या इम्प्रूव्ड है बच्चे? दिस इज एज पर द लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट के हिसाब से कॉपी होगी. जो भी कॉपीज हैं सर्टेन ऑर्डर्स की, सर्टिफिकेट्स की, इंस्ट्रूमेंट की, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को वो वहां पे सेंड करनी पड़ेगी. अब सपोज कर तूने एक लोन लिया इसके ऊपर, इसके साथ तेरा एक और कोलेटरल सिक्योरिटी में अपना घर भी रखा हुआ है, तो दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा ना. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. कहाँ लिखा है इम्प्रूव्ड? The whole or any part of the land to be improved or of the land to be granted as. Improved means जहाँ पे improvements होनी है तभी तो लोन ले रहे हो ना. Land improvements loan है बच्चे. For the improvement of this building I require loan because I do not have the accessible sources to improve. तो वो ले रहा है. That is improved land. हाँ जी. Next. 89 subsection 3. Any volunteer now? Again, that's an officer who's granting a loan under the Agriculturist Loan Act. He has to send a copy of an instrument whereby a movable property is mortgaged for the purpose of securing the repayment of the loan. Matlab, they are talking about the copies of the documents which are to be attached so that they can be kept as a security in case अगर loan नहीं repay कर पाए तो हम वो securities के रूप में आपसे loan लेंगे. Then 90 आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है. 91 is also not required to be read as a general rule. अब आप क्या करेंगे? पार्ट 15 अच्छे से पढ़ लेना एक बार दोबारा. ये जो पार्ट हमने पढ़ा है 14, 12 रादर 12 अच्छे से पढ़ लिया है हमने, जिसको यहाँ पे प्रोसीजर समझाना है मुझे. रह गया है आपका बीच वाला पार्ट, जिसको मैंने आपको बोला है कि आप पढ़ के आएंगे, जो है पार्ट 11. आप पढ़ लोगे वेल एंड गुड, नहीं तो इसकी ब्रीफिंग्स मैं आपको कल देके डिक्टेशन खत्म करा दूंगी. एंड फ्रॉम वेंसडे विल बी डिस्कसिंग द न्यू जजमेंट्स जो नहीं आई हैं, जो मैंने पहले नहीं लिखवाई थी. ठीक है, थोड़ी बहुत ही वो जजमेंट्स हैं. मे बी बाय एंड ऑफ वेंसडे ओनली विल बी कवरिंग अप registration, or maybe Thursday we may take up another additional lecture if it is required. That's all for today. हाँ जी. States, functions. ठीक है. Ending the session, students.